हेलो दोस्तों, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है। इनपुट को कन्वर्ट करना आउटपुट में, ठीक है। अब जो ये आउटपुट कन्वर्ट हो रहा है, इसको तुम मतलब क्यों कर रहे हो, ठीक है। इसलिए करते हो ताकि तुम्हारी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो, ठीक है। अब तुम बोले यार ये कहीं ना कहीं तो मेरे को सुना ले रहा है बाबा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी क्या चीज़ होती है। वांट सेटिंग्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज द यूटिलिटी, ठीक है। जिस चीज़ से हमको सेटिस्फाई मिलती है हम उसको यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये यूटिलिटी होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी को कैसे, इसका मतलब क्या होता है, कोई फर्नीचर ले लो, ठीक है, यानी कि हुड ले लो। एक पेड़, मतलब कटा हुआ पेड़ है, अब उसे हमने चेयर बना दी, ठीक है। तो ये कौन सी चीज़ हो गई, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। प्लेस की बात करते हैं, उसको उस प्लेस पर लाना जहाँ उसकी नीड है, ठीक है। अब तुमको पता है कि तेल कहाँ होता है, वो समुद्र के बीच में होता है, ठीक है। तो समुद्र के बीच से वो निकाल के हम अपनी लैंड में लाते हैं, यानी कि अपने पास लेके आते हैं। तो हमने क्या कर दिया, उसको उस प्लेस पे ला दिया जहाँ पे हमको उसकी नीड है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, प्लेस हो गई। टाइम का क्या हो गया, एक सेशन होता है, ठीक है। जैसे मैंगो है, ठीक है, तो वो खाली गर्मियों में होते हैं, अब ठंड में तो होते नहीं है, ठीक है। तो हमने मैंगो को क्या किया, उसको काट कर उसका जूस बना दिया और उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर हमको जब चाहिए हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम यूटिलिटी। टाइम के हिसाब से जब हमको वो चाहिए तो हमने उसका यूज़ कर लिया, ठीक है। एक सर्विस यूटिलिटी होती है, जैसे कि सिंगर हो गया, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वहाँ से हमको सर्विस मिल रही है, ठीक है। एक प्रोफेशनल चीज़ें हो गई है जो CSC SCM है, ठीक है। तो जो ये सर्विसेज देते हैं तो ये भी एक तरीके की यूटिलिटी है, ठीक है। जो हमको टीचर हो गया तो वो हमको पढ़ा रहे हैं तो हम उनसे सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। जो हमारी वांट्स है वो सेटिस्फाई होंगे, हाँ यार टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है, तो वो क्या चीज़ है, वो यूटिलिटी है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक क्रिएशन है, ठीक है। एक क्रिएशन है और एडिशन है, किस चीज़ की, यूटिलिटी की। तो इसकी दो डेफिनेशन निकल के आती है। पहली तो कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है। आउटपुट कैसा होना चाहिए भाई यूटिलिटी होनी चाहिए उसमें, यानी कि वांट सेटिस्फाइंग पावर होनी चाहिए उसमें। और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, क्रिएशन और एडिशन ऑफ अ यूटिलिटी, ठीक है। बात करते हैं फैक्टर्स, ठीक है। भाई देखो हमारे पास फैक्टर कितने होते हैं, ठीक है। ये हमारे इनपुट होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जो लैंड होती है उसको हम ओरिजिनल और प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। लैंड क्या चीज़ होती है, वो एक एरिया है जो अबव द सरफेस है, ऑन द सरफेस है और बिलो द सरफेस है। ये चीज़ हमारी क्या होती है, लैंड होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है छोटा सा, एक ऐसा एरिया जो अबव द सरफेस है, ऑन द सरफेस है और बिलो द सरफेस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लैंड हो गया। इसको हम ओरिजिनल और प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। हाँ यार, ओरिजिनल तो है ही, लैंड है तो ओरिजिनल है, प्राइमरी भी फैक्टर है, ठीक है। ये जो लैंड है ये हमको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर दिया गया है, ठीक है। तो लैंड क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है। इसको मैन ने बनाया नहीं है, ठीक है, नॉट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। इस पर किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है। ये अपने आप क्या है, एक गिफ्ट मिला है हमको, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फैक्टर प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। मोबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। मोबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो वो इमूवेबल परफेक्ट है, मतलब परफेक्टली इमूवेबल है। अब तुम एक बात बताओ, कोई एक जगह है, एक लैंड है, क्या तुम उसको शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि तुम उस जगह को, उस लैंड को कहीं और शिफ्ट कर दोगे, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल की, यानी कि तुमने एक क्लास को लाइब्रेरी में बना दिया है ना, तो वो क्या हो गया, ये कर सकते हैं हम। तो ये क्या है, क्या हो गया, ये परफेक्टली मूवेबल, ठीक है। प्लेस क्या हो गया, इमूवेबल। यार तुम जगह को थोड़ी ना शिफ्ट कर सकते हो, है ना। जो हमारी लैंड है तुम उसको तोड़ ताड़ के कहीं और थोड़ी ना शिफ्ट कर सकते हो, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल की बात करते हैं तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पे घर बना दिया, ठीक है। उस लैंड में हमने घर बना दिया, क्लास की जगह हमने लाइब्रेरी बना दी। तो अगर ऑक्यूपेशनल पर्सन है तो ये मोबिलिटी है, ठीक है। मोबिलिटी का भी हो गया। इनडस्ट्रक्टेबल पावर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम विंड, एयर, वाटर, लैंड को क्या कोई हार्म कर सकते हो, क्या तुम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका चौथा पॉइंट क्या आ गया, इनडस्ट्रक्टेबल पावर, ठीक है। पैसिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर क्या होता है, जो लैंड होती है वो अपने आप से खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है, उस पर क्या लगता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। कौन क्या क्या चीज़ लगेगी उस पर, लेबर,
कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये लोग वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अब खाली लैंड जो है वो खुद से प्रोड्यूस तो कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हम इनको ज़रूरत पड़ती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स की, ठीक है। अब ये एक हेट्रोजेनियस फैक्टर होता है। हेट्रोजेनियस फैक्टर कैसे हो गया? अब जो लैंड है ना, वो कहीं पे रेड सॉइल आती है, कहीं पे कोई हॉट सॉइल आती है, कहीं पे फर्टिलिटी अच्छी होती है, कहीं पे फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती है ना, कहीं पे आम उगते हैं, कहीं पे नहीं उगते। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, ये वो हेट्रोजीनियस फैक्टर है, यानी कि जो हमारी लैंड है वो एक जैसे नहीं है, वो कहीं पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, ठीक है। कहीं पे बंजर है तो कहीं पे नहीं है, ठीक है। रिवॉर्ड, हाँ, हम अगर रिवॉर्ड की बात करते हैं तो वो हमको रेंट देती है, ठीक है, रेंट देती है। अब ठीक, हमने पहला तो रेंट पढ़ लिया, मतलब हमने लैंड वाला पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लेबर वाला। लेबर में क्या कहता है भाई, ठीक है। लेबर क्या है? मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू व्यू सिक्योर एंड इनकम, यानी कि ये एक ह्यूमन एफर्ट है जो वो क्यों करता है, ताकि वो इनकम कमा सके, ठीक है। ये चीज़ है। लेबर एंड लेबरर इज़ डिफरेंट। जो हमारा लेबर होता है और जो लेबरर होता है वो दोनों अलग होते हैं। कैसे? जो लेबर होता है ना उसको बोलते हैं हम काम, यानी कि वर्क, और जो लेबरर होता है ना वो वर्कर होता है। तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं? डिफरेंट है। लेबर एंड लेबरर इज़ इनसेपरेबल, ठीक है। अब तुम इसको ना सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जहाँ पे काम है तो वहाँ पे तो लेबर चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये इनसेपरेबल है। कैन नॉट स्टेट, क्या तुम लेबर को स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वीक बार्गेनिंग पावर, ठीक है। जो ये लेबर होते हैं इनकी वीक बार्गेनिंग पावर होती है। अब जैसे कि तुम देख लो, कहीं पे लेबर चौक वगैरह होती है, तो वहाँ पे वो जाते हैं, वो ठीक से बार्गेनिंग नहीं कर पाते। वो बोलते हैं मैं 2,000 में, मतलब मेरे को ये काम करके दे दे। वो बोलते हैं ठीक ठीक है मैं कर दूंगा 2,000 में काम, जबकि वो काम कितने में होना चाहिए था? 5,000 में होना चाहिए था। तो उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है? वीक है। तो इसलिए पुअर बार्गेनिंग पावर, ठीक है। मोबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोबिलिटी होती है, ठीक है। प्लेस, अगर मैं प्लेस की बात करूँ, जैसे हमने ऊपर किया था ना प्लेस और ऑक्यूपेशन, तो अभी हम दोनों की बात करेंगे, प्लेस और ऑक्यूपेशन। प्लेस, क्या तुम उस लेबर को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ऑक्यूपेशन, क्या तुम उसका ऑक्यूपेशन मतलब शिफ्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे वो पढ़ाता है, मतलब एक टीचर है, वो दिल्ली में पढ़ाता है, तो वो मुंबई में भी पढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसका ऑक्यूपेशन क्या हो गया? मोबिलिटी हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? परफेक्टली मतलब मोबिलिटी हो गया, ठीक है। और लेबर आर नॉट प्रोडक्टिव। अब देखो, अब कुछ के पास स्किल्स है, कुछ के पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो सारे लेबर एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल लेबर आर नॉट प्रोडक्टिव। इनको रिवॉर्ड के तौर पर क्या मिलता है? वेजिस मिलती है, ठीक है, उनको दिहाड़ी मिलती है। तो अभी तक देखा हमने कि हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितनी कर लिए, लैंड कर लिए, लेबर कर दिया। अब हम करेंगे कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। जो कैपिटल है ना, उससे हमको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब तुम एक बार एग्जाम में वो चीज़ें लिखना जो भी तुमको कैपिटल के बारे में पता हो, ठीक है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल गुड्स आते हैं, मनी आती है जो इन्वेस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बदले में हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, ये कौन होते हैं भाई? ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, ठीक है। अब यही तो होते हैं जो मेन होते हैं। इनके इनके दिमाग में मतलब आइडिया आते हैं कि ठीक है कि इनको बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। रिस्क टेकर होते हैं। वो बात अलग है कि ये मैनेजर रख लेते हैं अपने अंडर में, पर अल्टीमेटली रिस्क किसको रहता है? एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। जो मैनेजर है उसको तो ये सैलरी दे देगा, है ना, पर रिस्क कौन लेता है? एंटरप्रेन्योरशिप रहता है, क्योंकि सारा काम उसी का है, ठीक है। तो हमने ये 4 चीज़ें पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट, यानी कि जो अभी हमने पहले पढ़े थे ना, ये कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप और लैंड और लेबर, ठीक है। तो ये उनका रिलेशनशिप है, ठीक है। तो लिख देना रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने क्या बताया अभी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्यों? टू प्रोड्यूस सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट, ताकि ये आउटपुट क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब ये इसका थोड़ा फॉर्मूला होता है, इसको देख लेना, ठीक है। Q इक्वल टू एफ, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब जो इसके दो, तो हम देख रहे थे कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको, उसके रन्स होते हैं, कितने रन्स होते हैं? एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है, ठीक है। शॉर्ट रन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इट इज़ अ पीरियड विच इज़ टू शॉर्ट,
यानी कि पीरियड क्या होता है, इसमें शॉर्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें एक फैक्टर हमारे क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, और अदर फैक्टर हमारे क्या रहते हैं, वेरिएबल रहता है, ठीक है। जो हमारा लैंड है वो फिक्स्ड रहेगा और अदर फैक्टर क्या रहेंगे, वेरिएबल है। ये लैंड फिक्स्ड क्यों रहेगा, अरे भाई लैंड कम ज़्यादा थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है, बल्कि जो हमारे लेबर है कभी एक हो सकता है, कभी दो हो सकते हैं, कभी तीन हो सकते हैं, तो अदर फैक्टर क्या हो गया, वेरिएबल हो सकते हैं हमारे, ठीक है। इसको हम इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो ये एक प्लानिंग हॉरिजॉन होता है, ठीक है। इसमें हम प्लान करते हैं, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, ठीक है। लॉन्ग टर्म की बात को करते हैं तो लॉन्ग टर्म में सारे फैक्टर क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कैसे होते हैं, अब तुम इसमें फिक्स्ड क्यों था, क्योंकि शॉर्ट टर्म था, हमको पता है। अब लॉन्ग रन में क्या होता है कि मान लो अभी हमारे पास लैंड है, ठीक है, 25 गज की है, फिर थोड़ी टाइम बाद 50 हो गई, ठीक है, फिर थोड़ी टाइम बाद 100 हो गई। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ये जो फिर लैंड है वो भी हमारी क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ऑल फैक्टर आर वेरिएबल होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे वो लैंड फिक्स्ड रहती है, ठीक है। और बात करते हैं हम शॉर्ट रन, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। इसको पहले देख लेते हैं, मैंने एक डायग्राम मतलब एक चार्ट बना रखा है, तो देखिए क्वालिटी ऑफ लेबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने टोटल प्रोडक्ट लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज प्रोडक्ट लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मार्जिनल प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी डिवाइडेड बाई ये चीज़, ठीक है। जो हमारे लेबर है ना, मतलब ये क्या हमारा वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि तुम देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 ये चेंज हो, मतलब चेंज हो रहा है, तो वही है। और ऐसे इसमें ये क्या है, टीपी, मतलब ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। ये फॉर्मूला याद ना रहे चलेगा, तो मैं एक सिंपल बताता हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट को कैसे निकालना है, ठीक है। जो ये हमारा ये 100 है ना, 100 माइनस 0, क्योंकि ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 200 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 110। फिर 330 माइनस 210 कितना हो जाएगा हमारा पास, 120 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको टीपी निकालना हो और ये दे रखा हो तो इसको क्या करना है, 100 का 100 लिख देना, 100 प्लस 110 कितना हो गया, 210, ठीक है। फिर ये 210 है तो 120 330, ठीक है। तो एक जैसे आपने स्टैट में पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, वही वाली बात है। यहाँ पे टीपी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता देता हूँ, टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी, ठीक है। मतलब इसको प्लस करना है हमको साइड में और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे कि 100 है तो कुछ नहीं है तो हम 100 लिख देंगे, ठीक है। फिर 100 प्लस 110 210 हो जाएगा, ठीक है। फिर 100 प्लस 110 प्लस 120 330 हो जाएगा, ठीक है। फिर 100 110 ये ऐसे करके हम कर देंगे, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है भाई, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है ना, डिवाइडेड बाई दिस वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि हमको एवरेज निकालना होता है, ठीक है। 100 का एवरेज क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 210 डिवाइडेड बाई 2 105, 310 डिवाइडेड बाई 3 110, ठीक है। तो ये चार्ट आ गया समझ में, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जो टीपी है हमारा 100 210 ये इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, 100 105 110 110, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है पर धीरे धीरे हो रहा है। और टीपी हमारे क्या होता है, एकदम से हो रहा है, 100 के बाद सीधा 210, 210 के बाद सीधा 330, 330 के बाद सीधा 440, ठीक है। अब 100 में क्या है, एमपी का देखते हैं, तो एमपी क्या है, 100 110 120 130, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। डायग्राम में आप लोग क्या करना है कि जो टीपी है, एपी है और एमपी है, उसको मतलब आप इसको चार्ट में बना देना है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू। लो भाई मैंने बना दिया इसका डायग्राम, ठीक है। ये क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस किया, ये हमने ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैंने देखा जो ये मेरा टीपी है, ये मेरा एपी है, ये मेरा एमपी है, ठीक है। जो मैंने टीपी देखा था उसमें क्या हो रहा था, एकदम से ऊपर बढ़ रहा था, ठीक है। एमपी मेरा ऐसे में बढ़ रहा था और एपी मेरा ऐसे में बढ़ रहा था, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये चीज़ है ना, जहाँ पे ये एमपी मैक्सिमम है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से ये थोड़ा बेंड हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है ये चीज़,
ठीक है। ये चीज़ ये हमारी सेकंड स्टेट होती है और इसके बाद हमारी थर्ड स्टेट होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, जो हमारा टीपी है वो इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। और जो हमारी सेकंड स्टेट है, हमारा टीपी इंक्रीज़ हो रहा है पर डिमिनिशिंग रेट से। देखो ना, यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर यहाँ से ये हल्का सा बैंड हो गया, फिर इंक्रीज़ हो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। और जहाँ से ये बैंड हो रहा है ना और यहाँ पे ना ये हो रहा है, ये एमपी का मैक्सिमम है, तो जहाँ पे मैक्सिमम होते हैं वहाँ से ये टीपी क्या हो जाता है, हमारा बैंड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। टीपी हमारा यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे हमारा एमपी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। जब हम यानी कि जब हमारा टीपी मैक्सिमम होता है हमारा एमपी जीरो हो जाता है, ठीक है। जब हमारा फिर ठीक है, अब मैं आपको एक थ्योरेटिकल वे में बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है इसमें, एग्जाम में क्या लिखना है हमको, ठीक है। हमारे पास 3 स्टेज होती है, मैंने बता दिया स्टेज 1 स्टेज 2 3, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होती है, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं हम इसको, ठीक है। एक बड़ी सी हेडिंग लिख देंगे इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। फिर उसमें लिख देना आप टीपी इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। और ये एंड कहाँ पे होता है हमारा स्टेज 1, जहाँ पे ए पी इक्वल टू एम पी है, यानी कि ये चीज़ जब हमारा ए पी इक्वल टू एम पी हो जाता है तो इसका मतलब ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो गई है और यहाँ से हमारी सेकंड स्टेज चालू हो गई है, ठीक है। सेकंड स्टेट की बात करते हैं जो कि होती है डिक्रीजिंग रिटर्न की। इसमें हमको इसका एंड कहाँ पे होता है सेकंड स्टेज का, जहाँ पे एम पी हमारा जीरो हो जाता है, तो एम पी हमारा तो यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेट खत्म हो गई है और इसके बाद थर्ड आ गए, ठीक है। मार्जिनल और ये नेगेटिव रिटर्न आ गई, जहाँ पे हमारी नेगेटिव जा रही है, ठीक है। सब नीचे जा रहा है तो नेगेटिव रिटर्न, ठीक है। रिलेशनशिप देखते हैं हम ए पी एंड एम पी के बीच में। यहाँ पे मैंने लिखा है एम पी मतलब सॉरी ए पी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ए पी कहाँ है हमारा भाई, ये चीज़ है, हाँ ए पी इंक्रीज़ हो रहा है दिख रहा है हमको। फिर इससे क्या हो रहा है, हमारा एम पी उससे ज़्यादा और इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि एम पी ज़्यादा है और ए पी कम है, तो एम पी कहाँ है हमारा, ये है भाई। तो ये बात भी सही है, ठीक है। हमारा एम पी क्या हो रहा है, ए पी से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आएगा तो व्हेन ए पी इंक्रीजेज तो एम पी इज़ मोर इंक्रीज देन ए पी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है जो ए पी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है और एम पी हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे आप चार्ट में देख सकते हो ये एम पी एकदम से ऊपर चला गया और ये नीचे हो रहा है, ठीक है। ऐसे ए पी ये ए पी इक्वल टू मैक्सिमम, जब हमारा ए पी मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ए पी मैक्सिमम हो गया तो यहाँ पे क्या होता है हमारा ए पी इक्वल टू एम पी हो जाता है, यानी कि दोनों बराबर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ए पी हमारा नीचे को जा रहा है, ए पी यहाँ से नीचे जाने लग गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एम पी है देख रहे हो ना, ये ए पी से हॉट ज़्यादा नीचे चला गया तो हमारा एम पी जल्दी से मतलब छोटा हो गया और ए पी क्या हमारा बड़ा है, यानी कि ये जल्दी से डिक्रीज़ हो रहा है और ये डिक्रीज़ हो रहा है पर धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हमने देखा चार्ट के थ्रू हमको ईजिली समझ आ रहा है, ठीक है। 3 स्टेज में लेनी है, जहाँ पे ए पी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, हाँ एम पी उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब ए पी मैक्सिमम है तो दोनों एक बराबर है, यानी कि देखो ना, जब ये मेरा ए पी मैक्सिमम है और ये दोनों लाइन टच हो रही है ना, तो इस पॉइंट पे दोनों ए पी इक्वल टू एम पी क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर जब ए पी हॉर्न नीचे जा रहा है तो एम पी हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि ए पी से छोटा है एम पी, थर्ड स्टेज में, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने लिखा है एम पी का मैक्सिमम कैसे है, तो टी पी मतलब जहाँ पे एम पी हमारा मैक्सिमम है ना, वहाँ से जो हमारा टी पी है वो मतलब इंक्रीज़ कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से, है ना। देखते हैं यहाँ पे चार्ट में, ये हमारा एम पी है, ये मैक्सिमम है, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा टी पी इंक्रीज़ कर रहा है पर डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है जब हमारा टी पी मैक्सिमम है तो हमारा एम पी जीरो है, ठीक है। देखते हैं हमारा टी पी ये मैक्सिमम है ना टी पी, और एम पी हमारा जीरो हो गया, तो ये भी बात है, ये सब लिखना है एग्जाम पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेयर एम पी बिकम मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ पे ये क्या हो रहा है, हमारा जो ये एम पी है ना ये मैक्सिमम होता है, तो जो टी पी पे लाइन जा रही है ना इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है, ताकि याद रहे, ये एक क्विक रिवीजन है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसके एजम्पशंस की, ठीक है। एजम्पशन क्या होते हैं, जाहिर सी बात है मेरे को एजम्पशन पहले बताने चाहिए थे, पर कोई नहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हो गया तो जो हमारा एपी है, एमपी है, वो इंक्रीज हो सकता है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीज होने की जगह वो इंक्रीज हो जाएगा अगर हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना वो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए। लॉ डज नॉट अप्लाई व्हेन ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। हमने पीछे पढ़ा था ना, ये ऐसा लॉन्ग टर्म में होता है, पर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एक फैक्टर क्या रहेगा हमारा फिक्स्ड रहेगा और दूसरा फैक्टर क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा। तो ये कह रहा है कि सारे फैक्टर वेरिएबल नहीं होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, ठीक है, यानी कि जो भी वेरिएबल फैक्टर होंगे ना वो सब होमोजीनियस के होंगे। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है हमें, टेक्नोलॉजी सेम, जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जो ये है मतलब यहाँ पे एक फैक्टर, कहने का मतलब ये है कि सारे वेरिएबल फैक्टर नहीं होंगे और यहाँ पे होमोजीनियस रहेंगे सारे फैक्टर, ठीक है, ये बात है यहाँ पे। तो चल भाई अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की बात आ जाती है, ठीक है। यहाँ पहले इस डायग्राम को देखो अच्छे से, ठीक है। पहला क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा क्या है, कांस्टेंट रिटर्न, यानी कि ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा क्या आ गया हमारा, डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। इनपुट जो है वो अगर 10% का आ रहा है तो हमारा आउटपुट कितने का आ रहा है, 20% आ रहा है, यानी कि डबल आ रहा है, मतलब इनपुट से ज़्यादा ही आ रहा है। कांस्टेंट में क्या है, जितना हमारा इनपुट है उतना ही हमारा क्या है, आउटपुट है। डिक्रीजिंग में क्या है, जितना हम इनपुट लगा रहे हैं हमारा आउटपुट उससे भी कम आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आगे बस पूरा यही है, बस अगर ये समझ आएगा तो सब ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, यानी कि इस चीज़ की इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑल इनपुट, यानी कि proportional change in all input leads to more than proportional change in output। जाहिर से ये यही बात कर रहा है, ठीक है। अगर हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, जो हमारे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो हमारा आउटपुट है ना वो इंक्रीज तो हो रहा है पर इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। हम देखो अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट जो हो रहा है वो इंक्रीज तो हो रहा है पर वो इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। यही वाली बात है, ये 10% का इनपुट लगाए और 20% आ गया। इफ़ इनपुट आर डबल्ड, अगर हम इनपुट को डबल कर दें देन क्या होगा, जो इंक्रीज इन आउटपुट विल बी मोर देन डबल। अगर हम इनपुट को डबल करते हैं तो जो हमारा आउटपुट होगा वो डबल से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि ओवरऑल यही बात कर रहा है जो मैंने चार्ट में बताया, ठीक है। 10% का था, हाँ हाँ, आउटपुट क्या आ गया 20%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जितना इनपुट है उससे ज़्यादा हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल बोलते हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, ये इसका रीज़न होता है ये सब चेंज होने का, ठीक है। कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल, ठीक है। अब सेकंड वाले में आ जाते हैं, कांस्टेंट रिटर्न, जहाँ पे क्या है 10-10 है, ठीक है। 10 इनपुट है तो 10 से ही हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट आता है, ठीक है। सेम ऐसी है प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑल इनपुट, ठीक है। यहाँ पे भी क्या था, प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑल इनपुट कॉजेज आउटपुट टू चेंज बाय सम सेम प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो आउटपुट चेंज हो रहा है वो सेम प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मोर, यहाँ पे मोर आ गया था और यहाँ पे सेम प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है, सिंपल है। जो हमारा इनपुट, अगर हमारा इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी सेम रेट से, यानी कि जितना हमारा इनपुट इंक्रीज हो रहा है उतना ही हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ना ही हमारा आउटपुट इनपुट से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ना ही हमारा आउटपुट इनपुट से कम डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर इनपुट इंक्रीज हो रहा है जिस रेट से, उसी रेट से हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इफ़ इनपुट डबल, अगर हम इनपुट को डबल कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या था ना, डबल कर दिया तो वो डबल से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर हम डबल कर देते हैं इनपुट को तो आउटपुट भी हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। यहाँ पे क्या चीज़ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज
आर एग्जैक्टली इक्वल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ डिसइकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या होता है, ये वही बात हो गई, हमारे एडवांटेजेस इक्वल टू डिसएडवांटेजेस, ठीक है, जहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये कुछ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स है, ये मैं आने वाले टाइम में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो अभी आएंगे। तो यही टॉपिक याद रखना, ठीक है। ये कॉजेस है कि ऐसा क्यों होता है, तो क्यों होता है वो मैंने आगे बता रखा है, ठीक है। ये इसका एक अलग सा सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, ठीक है, इक्वल टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ डिसइकोनॉमिक्स, इसलिए होता है ऐसा, ठीक है। ये बात याद के चलना। डिक्रीज रिटर्न टू अ स्केल। अब हम थर्ड वाले में आते हैं, जो जहाँ पे हमने क्या लिखा, डिक्रीजिंग रिटर्न लिखा है, जहाँ पे हमारे क्या है, इनपुट 10% है और आउटपुट हमारा 5% आ रहा है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है, ये मैंने पीसी लिख दिया, मेरे को आलस आ रहा था प्रोपोर्शनल चेंज लिखने में, ठीक है। प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑल इनपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनल चेंज इन आउटपुट, ठीक है। यानी कि जो हमारा इनपुट है वो हमारा मतलब आउटपुट से भी कम आ रहा है, ठीक है, यानी ना जो हमारा इनपुट है ना वो ज़्यादा है और आउटपुट हमारा उससे भी कम आ रहा है, ठीक है। इफ़ इनपुट डबल, अगर हम इनपुट को डबल कर देते हैं तो जो हमारा आउटपुट है ना वो इनपुट से भी कम आएगा, ठीक है। आउटपुट विल बी लेस देन डबल, तो वो डबल से भी कम आएगा। इफ़ इनपुट, ये डबल कैसे, मैंने 10 का इनपुट लगाया और आउटपुट कितने का आएगा, 5 का, ठीक है। तो यानी कि मैंने डबल लगाया तो ये डबल से भी कम आ गया, ठीक है, कितना है, 5। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे, इफ़ इनपुट इंक्रीज बाय 20% आउटपुट विल इंक्रीज बाय 10%, वही बात है, ठीक है। मेन कॉज क्या होते हैं इसके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, यही बात है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स यहाँ पे बराबर थे इसलिए ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, लेस देन इंटरनल ऑफ एक्सटर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसलिए ये क्या जा रहा है, डिक्रीज जा रहा है, यानी कि हमारे जो एडवांटेजेस है वो डिसएडवांटेजेस से कम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, दोनों बराबर थे, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न क्या था, एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ रिसोर्स, क्या है आगे बताऊंगा मैं इन तीनों को चीज़ें, ठीक है। पर ये याद रख देना, ऐसे मैंने सिंपल ट्रिक से बता रखे हैं तुमको, ठीक है, जिससे एग्ज़ाम में याद रखने में ईजी हो। तो चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ अ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ अ स्केल या दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इंटरनल में क्या देखा जाता है, फर्म के अंदर का देखा जाता है, यानी कि सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा जाता है, और यहाँ पे जो बेनिफिट है वो पूरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा जाता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे यार ये इंडस्ट्री क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। जो हमारी मारुति सुजुकी है, ठीक है, वो क्या है, एक ब्रांड है, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो उसके अंदर ना बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, टेस्ला आ गया, हुंडई आ गया, ठीक है, जगुआर आ गई, तो वो एक पूरी इंडस्ट्री है, ठीक है। उस इंडस्ट्री का एक हिस्सा यानी कि मारुति सुजुकी, ठीक है। तो ये चीज़ है, होंडा हो गया, ठीक है। तो समझ आ गया, तो ये एक इंडस्ट्री का छोटा पार्ट, ठीक है, छोटी सी एक कंपनी उठा लो वहाँ से। पहला देखते हैं टेक्निकल लाए कोई, यानी कि अगर फर्म के अंदर टेक्निकल लोग हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, किसको बेनिफिट मिलेगा, इंटरनल, यानी कि फर्म को मिलेगा, क्या इंडस्ट्री को मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। मैनेजेरियल, यानी कि कौन मैनेज करेगा, ठीक है। अब तुम्हारी कंपनी में अच्छे अच्छे मैनेजर हैं तो वो किसके लिए मतलब किसका बेनिफिट होगा, वो फर्म का, ठीक है। कमर्शियल, यानी कि सामान को बल्क में लाना छोड़ना, जो जो भी बिजनेस का काम रहता है, ठीक है। रिस्क बियरिंग, ठीक है, ये यहाँ पे अब जब काम कर रहे हैं तो यहाँ पे तो रिस्क होगा ही होगा, है ना। फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल में क्या होगा, ये लोन ले सकते हैं कहाँ कहाँ से, बैंक से। तो ये हो गया हमारे मतलब इंटरनल, ठीक है, बेनिफिट ऑकर टू फर्म ओनली, ठीक है, जहाँ पे बेनिफिट केवल किसको मिल रहा है, फर्म को मिल रहा है, ठीक है। अब ये लोन ले रहा है तो किसका बेनिफिट है भाई, इसमें फर्म का ही तो है, ठीक है। रिस्क बियरिंग, ठीक है, अब रिस्क बियरिंग तो है ही यार, जो बंदा काम कर रहा है तो मतलब जो बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसके पास तो रिस्क बियरिंग तो हो गए। मैनेजर अच्छे अच्छे हैं तो ठीक है, टेक्निकल लोग हैं तो अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो इसमें किसका फ़ायदा है, पूरे अपने फर्म का है। तो ये क्या होगा हमारा इंटरनल, जहाँ पे हम सिर्फ फर्म की बात करी जाती है। अब इंडस्ट्री यानी कि सबकी बात करी जाती है, यानी कि पूरे मार्केट की। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या है, बेनिफिट टू इंटायर इंडस्ट्री, यहाँ पे बेनिफिट पूरी इंडस्ट्री को मिलता है, ठीक है। अगर चीपर रॉ मटेरियल, अब जो सामान है वो सस्ता हो गया, ठीक है, तो ये तो सस्ता अब सबके लिए हो गया ना, ये खाली एक फर्म के लिए तो नहीं हुआ, है ना, ये खाली इसके लिए तो नहीं हुआ, है ना। तो ये पूरी कंपनियों के लिए क्या हो गया, पूरी फर्म के लिए क्या हो गया, ये सामान सस्ता हो गया, ठीक है।
टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है तो सब लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अब नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं, टैली आता है, एक्सेल आता है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी है ना, अब ये चीज़ें कौन करते हैं यूज़? यार सारी फर्म करती हैं, ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर फर्म तो मतलब यूज़ करती तो है नहीं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, लेबर भी क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्री। अब जो हमारे एंसिलियरी मतलब छोटी मोटी जो इंडस्ट्री है उनकी भी ग्रोथ होती है, ठीक है। अब जो एक्सेल वाली कंपनी है तो उसकी भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सही से हो गई तो पूरी इंटायर इंडस्ट्री का फ़ायदा है इसमें, ठीक है। मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छी हो गई तो इसमें पूरी इंडस्ट्री का फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं ये सब आप लगा सकते हैं अंदाज़ा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी इकोनॉमिक्स ऑफ अ स्केल, जो कि दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होते हैं, जो सिर्फ फर्म के लिए देखी जाती है, और इंटरनल में सबके लिए देखी जाती है, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट लिख दिए थे मैंने, याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं आइसोक्वांट। आइसोक्वांट क्या है भाई, कुछ नहीं है, ये सेम इंडिफरेंस कर्व के जैसा होता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व के जैसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और लेबर डेट यील्ड सम सेम लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि सेम लेवल का आउटपुट देते हैं भाई, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यानी कि के प्लस एल इक्वल टू आउटपुट। तो ये मैं अभी आगे बताऊंगा और अच्छे से आ जाएगा, ठीक ठीक है, समझ। सेम आईसी के जैसा है, बस यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेम इनडिफरेंस कर्व के जैसा है। इनडिफरेंस कर्व में क्या होता है, हम वहाँ पे कंज्यूमर गुड की बात करते थे जहाँ पे सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है, और यहाँ हम दो प्रोड्यूसर, यानी कि टू प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूसिंग सेम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम वहाँ पे कंज्यूमर गुड लिखते थे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रोड्यूसर गुड्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भाई एजम्पशन है कुछ, ठीक है। एजम्पशन क्या है, यहाँ पे दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से हैं, के और एल। के बोले तो कैपिटल, एल बोले तो लेबर, ठीक है। डिविजन, ये डिविजिबल फैक्टर होते हैं, ठीक है। के एंड एल को दोनों को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा एल को ले लिया, थोड़ा सा के को कर लिया, ठीक है। डिविजिबल भी कैसे, आगे आपको चार्ट के थ्रू समझ आ जाएगा, ठीक है। कंस्टेंट टेक्निक, यानी कि जो टेक्निक रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अब टेक्निकल सब्सटीट्यूशन होता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, मतलब सब्सटीट्यूशन का करना, ये किसका, कैपिटल और लेबर का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एमआरटी का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। ये एमआरटी है, ये मैंने क्या लिखा है, लेबर और कैपिटल, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एमआरटी का मतलब क्या होता है, लेबर को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को कितना कम किया, यानी कि लेबर को इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को कितना इंक्रीज किया, या फिर उल्टा भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, कि कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए लेबर को कितना कम किया, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाया, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है, जो कि मैंने बोला था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ के एल कैल, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, लेबर हो गया, ये मेरी क्या होगी, कैपिटल हो गई, ठीक है। अब लेबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कैपिटल क्या है, ये 15 11 8 6 3, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ऐसे। एमआरटी कैसे निकालना है हमको, ठीक है। लेबर, यानी कि लेबर को बढ़ाने के लिए के को कितना कम किया है, ठीक है। तो मेरा लेबर कहाँ है, ये है, ठीक है। लेबर को बढ़ाने के लिए तो 1 से 2 हो गया ना, तो हमने कितना बढ़ाया, 1 लेबर बढ़ाया, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला में रख दो आप 1 के, मतलब लेबर की जगह मतलब अपॉन 1 कर दो, ठीक है। अब इसका देखते हैं, ठीक है। 15 माइनस 11 4, तो यहाँ पे कितना चेंज हो गया, 4 हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 डिवाइडेड बाई 1, ये फॉर्मूला होता है ना इसका, के मतलब कैपिटल डिवाइडेड बाई लेबर। तो कैपिटल का यहाँ पे आ गया, लेबर का यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले का देखते हैं, ठीक है। पहले 1 था, अब 2 हो गया, तो कितना बढ़ा दिया हमने, 1 बढ़ा दिया, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। और 15 माइनस 11 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो क्या है, मैंने क्या कहा था, एमआरटी क्या है, लेबर को बढ़ाने के लिए हमने कैपिटल को कितना कम किया, ठीक है। तो पहले ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 15 माइनस 11 कितना हो गया, 4, तो 4 डिवाइडेड बाई ये 1, मतलब कितने लेबर बढ़ाए हमने, 1, ठीक है। तो 1, यानी कि 1 लेबर को बढ़ाने के लिए हमने 4
कैपिटल डिक्रीज कर दे, ठीक है। ऐसे ही इसका है, ठीक है। 11 माइनस 8 3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। एक लेबर को बढ़ाने के लिए हमने 3 कैपिटल क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। ऐसे इसका 2:1, ठीक है। ऐसे इसका 1:1, ठीक है। तो ये अब आगे समझ ये है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये जो आउटपुट है यहाँ पे ये सेम आता है, ठीक है, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। जो आउटपुट होता है यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जिससे कि हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट सेम आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर डेट यील्ड सेम लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा है सारी कॉम्बिनेशन में से, ठीक है। जो हमने कॉम्बिनेशन देखे थे ना उसमें सब में क्या आ रहा था, सेम लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा था, ठीक है। अब फिर इसका अगर हम ये बनाएंगे क्या चार्ट, तो डायग्राम, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ऐसे सीसा होगा, ठीक है, जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल लिख देंगे, यहाँ पे हम लेबर लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा अगर आप इसको डायग्राम में बनाते हो, ठीक है। इसके कुछ ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, या ये डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, डाउनवर्ड होती है। और कैसे में होती है डाउनलोड, ये डाउनवर्ड लेफ़्ट टू राइट में होती है। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ठीक है। कॉन्वेक्स होती है जैसे हमारा वो रहता है ये ऐसे सीसा चम्मच, ठीक है। कॉन्वेक्स सेम इंडिफरेंस कर्व जैसा है, ठीक है। इसमें समझाने वाली बात नहीं है। डू नॉट इंटरसेक्ट यानी कि नेवर कट ईच अदर, ये जो ये हमारे ये आइसोक्वांट है ना, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। हायर आइसोक्वांट गिव्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आइसोकॉन्ट 1 है, आइसोकॉन्ट 2 है, आइसोकॉन्ट 3 है। इसका 100 है, 200 है, 300 आउटपुट है, ठीक है। तो हायर आइसोकॉन्ट, जो जितना हायर है ना आइसोकॉन्ट, वो उतना ज़्यादा क्या दे रहा है, गिव्स हाई लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये 3 आइसोक्वांट है तो ये सबसे ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर है तो ये इतना दे रहा है, ये यहाँ पे है तो इतना दे रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा, हायर आइसोक्वांट, जो जितना हायर होगा वो उतना हायर क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। आइसोक्वांट नीड टू बी पैरेलल, ठीक है। आइसोक्वांट जरूरी नहीं है कि भाई ये पैरेलल ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये चीज़ पैरेलल हो। नो आइसोक्वांट टच एक्सिस, यानी कि जो ये टच कर रहा है ना एक्सिस, ये जरूरी नहीं, मतलब कभी भी आइसोक्वांट में ऐसा नहीं होता है कि ये टच कर रहे हो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को, ठीक है। अगर ऐसे ये के को टच कर रहे हैं यानी कि कैपिटल को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, मतलब बस कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए ये हिंदी में भी लिख रखा है, ठीक है। मतलब और यहाँ पे लेबर का है तो बस लेबर का यूज़ कर रहे हैं और कैपिटल का यूज़ नहीं कर रहे, ये चीज़ हो गई इनका मतलब, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्या होते हैं इसके, सॉरी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, डाउनवर्ड होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है। इसमें क्या होता है, हमारा लेबर इंक्रीज होता है, कैपिटल डिक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जो भी हमने चार्ट में देखा था ना अभी पीछे, ये देखो, ये पहली बात ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये एक कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप का है, ठीक है। ये हम ऐसे में जाएगा ये लेफ्ट टू राइट वर्ड, ठीक है। और वो भी कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। कॉन्वेक्स है ये इंटरसेक्ट नहीं होता है। अगर इसकी जगह कोई और भी हो गया, जैसे कि ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा ना, तो ऐसे ये इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जो हायर आइसोकॉन्ट है वो हायर लेवल ऑफ आउटपुट देगा, जैसे कि हायर आइसोकॉन्ट कौन है इसमें, 3 है, तो ये हायर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। 2 आइसोकॉन्ट नीट, जरूरी नहीं है कि ये सब पैरेलल हो, ठीक है। नो आइसोकॉन्ट, और ये टच नहीं करते अपने एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये प्रोडक्शन समझ आया हो।